गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी सामाजिक विज्ञान की स्पेशल क्लास है और इस स्पेशल क्लास में हमने सोशल साइंस का जो एक चैप्टर अभी तक कवर किया है उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें टोटल 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। उन 50 में से 25 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए और आपके जो टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 15। यानी कि आप केवल अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर लेते हैं तो भी आपके 15 में 15 नंबर आ सकते हैं। और जब आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही होते हैं तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपको थोड़ा बहुत आता है और आगे भी वो उसी हिसाब से आपकी मार्किंग करता है। तो आपको 25 नंबर में से पास होने के लिए 15 नंबर यहाँ पे आराम से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। आपकी रिवीजन क्लास है तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। जो लोग क्लास को रेगुलर नहीं देखते हैं भाई, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में जब आप फेल होंगे आपका बैक पेपर लगेगा, आपका दुनिया भर का खर्चा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ने के साथ साथ आपको परेशानी अलग से उठानी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा और आपका कोर्स भी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को देखते रहिए। चलिए, तो कल का एक छूटा हुआ ये टॉपिक है निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियाँ। यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन के बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को आज ही कवर कर लेंगे ताकि कल से नया टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाए। आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हेरोडोटस कहाँ के लेखक हैं? चीन के लेखक हैं, यूनान के लेखक हैं, अरब के लेखक हैं या तिब्बत के लेखक हैं? आपको पता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। हेरोडोटस यूनान के लेखक थे। कहाँ के थे? यूनान के। आप जानते हैं कि यूनान के बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने दर्शन को प्रतिपादित किया, बहुत से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने दुनिया को, पश्चिमी दुनिया को मार्ग दिखाया। तो उन्हीं में से एक थे हेरोडोटस और हेरोडोटस को यूनान का लेखक कहा जाता है। ये इतिहास के लेखक थे। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। अगला है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? बौद्ध साहित्य में तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ समरी दी गई थी बौद्ध साहित्य की, जैन साहित्य की, वेद की, पुराण की, इन सब की। तो यहाँ पे अगर बात की जाए बौद्ध साहित्य के पिटक की तो इसमें 3 पिटक हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 पिटक हैं बौद्ध साहित्य में। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है ये हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ था जब ब्राह्मण धर्म से लोग परेशान हो गए। ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म का मतलब है कि इसमें कर्मकांड है, इसमें कहीं ना कहीं बाद में जाति प्रथा प्रचलित हो गई। जाति प्रथा जब प्रचलित हो जाती है किसी भी धर्म में तो फिर धर्म को यूनाइट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस जाति प्रथा में कुछ लोग जो है जन्म के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च मान लेते हैं और कुछ लोग जन्म के आधार पर अपने आप को निम्न कोटि का मानते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जन्म के आधार पर निम्न कोटि का होने में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जन्म जिस जाति में हुआ है उसमें वो व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता था जिसका जन्म हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि जिसको सम्मान फिर नहीं मिलता वो नया धर्म बना लेता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो बौद्ध धर्म जो है ये महात्मा बुद्ध ने प्रचलित किया और सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध बिहार से ही संबंधित हैं। तो बौद्ध साहित्य कितने पिटक में बटे हुए? 3 में। अगला, ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी चट्टानों की मात्रा नापी जाती है। लेड विधि से, कार्बन 14 विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से, इनमें से कोई नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो पोटेशियम और आर्गन पाया जाता है। ज्वालामुखी से निकले हुए लावे में क्या पाया जाता है? पोटेशियम और आर्गन पाया जाता है, इसीलिए इससे नापी जाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ निश्चित समय बाद अपनी मात्रा का आधा हो जाता है? तो कल आपको बताया गया था, एक व्यक्ति थे हेनरी बेकेरल, और आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है हाई स्कूल इंटर में तो उनका नाम भी सुना होगा, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकेरल। मैडम क्यूरी और हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक निश्चित समय बाद अपनी मात्रा के आधे रह जाते हैं, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध जीवन काल कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। पार्थियन क्या है? पार्थियन एक स्मारक है या पार्थियन एक जीवाश्म है, ये एक मुद्रा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए पार्थियन की तो पार्थियन इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला देखिएगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं, शिलालेख, स्मारक, मुद्रा या ये सभी। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की अगर बात की जाए
तो पुराने समय के शिलालेख हमें मिलते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं। मुद्राएं आपने पढ़ा था कल की क्लास में कि कुषाण वंश की मुद्राएं मिलती हैं आपको, शक वंश की, गुप्त वंश की मुद्राएं मिलती हैं। तो ऐसे जो मुद्राएं प्राचीन काल में प्रचलित थीं, चाहे वो शीशे की मुद्राएं हों, चाहे वो सोने की मुद्राएं हों, वो चांदी की मुद्राएं हों, या फिर कुछ मिट्टी की मुद्राएं भी बनाई जाती थीं। तो इनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है। स्मारक जैसे कि बौद्ध स्तूप बने हुए हैं या फिर कोई अलग प्रकार की संरचना है तो उसको स्मारक बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं देसी स्मारक, विदेशी स्मारक या दोनों। हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, देसी स्मारक हैं। ठीक है, देसी स्मारक का मतलब ये सारे के सारे एक ही जगह से मिले हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब कुछ पहले भारत में ही था। अब बात अलग है कि भारत का बंटवारा हो गया तो कुछ साइड पाकिस्तान में चली गई है। काल निर्धारण की विधि है निर्गमन विधि, आगमन विधि, कार्बन 14 विधि या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है काल निर्धारण की विधि? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन 14। आपको बताया गया था कि कार्बन 12 जो नेचुरली पाया जाता है वो होता है C12। इसका एक आइसोटोप होता है C14, कार्बन 14। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई पेड़ पौधा मृत हो जाता है तो उसके शरीर में कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। तो हम उस मृत शरीर में, डेड बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो देख लेते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई होगी, कितने समय पहले हुई होगी। इसीलिए कार्बन 14 से हम क्या करते हैं, काल निर्धारण कर लेते हैं। निरपेक्ष विधि के उदाहरण हैं कार्बन 14, कार्बन आर्गन, पोटेशियम आर्गन, रेडियो एक्टिव खनिज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी सही हो जाएंगे। निरपेक्ष विधि आपको बताया गया था। ये एग्जैक्ट निरपेक्ष विधि क्या होती है, एग्जैक्ट टाइम यानी कि समय, ईयर, वर्ष को बताती है। ये टाइम यानी कि वर्ष को बताती है कि कितने वर्ष पहले की घटना है और ये घटना कब हुई होगी, कब किसी की मृत्यु हुई होगी, पत्थर कितना पुराना है। इसी को निरपेक्ष विधि कहते हैं। सापेक्ष विधि में क्या होता है कि हम केवल इतना जान पाते हैं कि कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना है। जैसे कि मान लीजिए, निरपेक्ष विधि का मतलब है कि कोई मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति कितने साल पुरानी है, तो हमने कहा 5000 साल पुरानी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आपसे पूछा गया बुद्ध किसके बाद आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वैदिक धर्म आया, वैदिक धर्म के बाद बौद्ध, जैन, ये सब आया। तो यहाँ पे किसके बाद कौन आया ये तो हम सापेक्ष विधि से जान सकते हैं, लेकिन वो कब आया, एग्जैक्ट टाइम क्या था, तो वो हम निरपेक्ष विधि से जानते हैं। इसी में कार्बन 14, रेडियो एक्टिव और कार्बन आर्गन का प्रयोग किया जाता है। रामायण की रचना की गई है किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई है, महात्मा बुद्ध द्वारा इसकी रचना की गई है या कौटिल्य द्वारा इसकी रचना की गई है। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। इतना तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। और अगर नहीं आप रिलेटेड हैं, किसी और धर्म से, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं आप, तो भी आप जो है भारत में रहते हैं तो इतना रामायण के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यहाँ के कल्चर में शामिल है। कोई ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पढ़े ही हों, फिर भी सुना होगा कहीं। कौन से साहित्य धर्मेतर साहित्य हैं, यानी कि ऐसे साहित्य जो धार्मिक नहीं है, धर्म के अलावा हैं? राजतरंगिणी, महाभारत, जातक कथा, रामायण। तो जातक कथा, रामायण और महाभारत ये तो धर्म से ही संबंधित हैं। इसमें राजतरंगिणी ऐसा है जो कि इतिहास से संबंधित है, ये धर्म से संबंधित नहीं है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति, वेद का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद धातु से बना है। वेद जो है वो किससे बना हुआ है? विद धातु, संस्कृत में विद धातु से, और विद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये किसने कहा? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार रेयसन या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किसने कहा? तो यहाँ पर प्रोफेसर रेयसन ने ये कहा कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5, 3। कितने वेदांग हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर वेदांगों की संख्या आपकी है 6। ठीक है, वेद कितने हैं? तो आप जानते हैं 4 हैं, और वेदांग कितने? 6 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये भी क्वेश्चन आ गया तुरंत। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। इसको आप याद रखेंगे। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इतिहासकार, भूवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। यहाँ पर पूछा गया खुदाई द्वारा जो ऐतिहासिक तत्वों को पता लगाते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद।
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर मेगास्थनीज है। आपको बताया गया था कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इन्होंने इंडिका किताब लिखी है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, उपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद है एक, मुंडकोपनिषद वहीं से लिया गया है। ठीक है। कौन सा? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, शिलालेख, स्मारक, ये सभी। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ये सभी। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इन प्रश्नों की, तो ये प्रश्न आपके 19 प्रश्न पहले चैप्टर से संबंधित थे। इनको तो आपने देख ही लिया है। अब इसके अलावा एक जो टॉपिक हमारा छूट गया था पिछले क्लास में, उस टॉपिक को हम अगर अभी कवर कर लें तो आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और पहला चैप्टर ही यहाँ पे सबसे टफ होता है हिस्ट्री में, क्योंकि पहले चैप्टर में ही आपको शुरुआत की कहानी बताई जाती है। तो इसको देख लेते हैं। वैसे तो आपने अभी क्वेश्चन में देख लिया, बिल्कुल सिंपल सा ये पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ था, इसको कवर कर लेते हैं। फिर हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नदी घाटी सभ्यताएं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कल जो टॉपिक छूटा था वो है निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियाँ। आपको बताया गया था निरपेक्ष काल निर्धारण की विधि से हमें ही पता चल जाता है एग्जैक्ट कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, उसकी डेथ कब हुई होगी। यानी हमें एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए, एग्जैक्ट वर्ष पता करने के लिए निरपेक्ष काल निर्धारण विधि का प्रयोग करना होता है। ठीक है। ये हमें निश्चित वर्षों की गिनती बताती है, जैसा यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। रेडियो एक्टिव खनिजों द्वारा काल निर्धारण किया जाता है। तो हेनरी बैकुरल यानी एंटोनी बैकुरल नामक फ्रेंच वैज्ञानिक ने ये कुछ चीज़ें ऐसी पाई जिनमें एक रेडियो एक्टिविटी थी, उन्हीं तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा गया। अब रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं उनकी कुछ हाफ लाइफ होती है, यानी कि एक समय बाद वो आधे रह जाते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व है पोटेशियम, पोटेशियम 1.25 अरब साल बाद आधा रह जाएगा। रूबिडियम का यहाँ पे दिया गया थोरियम, यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम और कार्बन 14। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम आपका 70 करोड़ साल है और यूरेनियम 238 आपका 4 अरब साल है और कार्बन 5730 साल है। इतने साल में ये क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा, जितना भी होगा उसका। पोटेशियम में 1.25 अरब साल बाद। अब देख लेते हैं कार्बन 14 विधि। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो भी कार्बन 12 है उसी का आइसोटोप है कार्बन 14, और कार्बन 12 का जो आइसोटोप है कार्बन 14, तो कार्बन 14 जो है ये हमारे शरीर में निर्मित होता है। कार्बन 14 वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो कार्बन 14 भी क्या चला जाता है? हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और कार्बन 14 जब हम मर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना, कॉस्मिक किरणों की बौछार वायुमंडल में नाइट्रोजन को कार्बन 14 में बदलती है। कार्बन 14 आता कहाँ से? तो ये जो नाइट्रोजन है उसी को कॉस्मिक किरणें कार्बन 14 में बदलती हैं। जब हम मर जाते हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो देखा जाता है, और उस रेशियो से पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु, कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु कितना पुराना था। ठीक है। तो इसको हमने कल कर लिया था, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी में हमने बता दिया। अब आ जाते हैं पोटेशियम आर्गन विधि। यहाँ से हम शुरू करते हैं। पोटेशियम आर्गन विधि, देखिए कार्बन जो 14 है उससे हम 50,000 वर्ष तक पुराने चीज़ों की एज के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें 50,000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी चीज़ों की एज के बारे में पता लगाना है तो हमें पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग करना होगा। तो पहले तो यही है कि पोटेशियम आर्गन विधि से कितने वर्ष पुरानी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है? तो आप कहेंगे 50,000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। जीवाश्म जो भी हैं, जीवाश्म फॉसिल का मतलब होता है कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए कभी भूकंप के कारण, आंधी के कारण या तूफान के कारण, ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसी स्थिति में पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि की खोज 1948 में हुई। पोटेशियम अधिकांशतः चट्टान बनाने वाले खनिज में पाया जाता है। सामान्य पोटेशियम के साथ साथ चट्टानों में रेडियो एक्टिव पोटेशियम भी पाया जाता है। सामान्य पोटेशियम के साथ क्या होता है? रेडियो एक्टिव पोटेशियम भी पाया जाता है। विखंडन द्वारा पोटेशियम 40 का 89% हिस्सा कैल्शियम 40 में और बचा हुआ 11% हिस्सा आर्गन 40 में बदल जाता है। आर्गन 40 एक अक्रियशील गैस है। यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम 40 पाया जाता है, ये रेडियो एक्टिव है, और पोटेशियम 40 आर्गन 40 में बदलता है। तो हम अगर ये देख लें कि किसी चट्टान में पोटेशियम 40 और आर्गन 40 की क्या रेशियो है उनका, उस रेशियो से हम पता लगा सकते हैं कि ये चट्टान कितनी पुरानी होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन आर्गन विधि दूसरी विधियों से इस बात से अलग है कि इस विधि में आर्गन गैस की मात्रा मापी जाती है। इस
यह विधि उन चट्टानों की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयोगी है जो ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी है। ठीक है, अभी पूछा गया था ना कि ज्वालामुखी से निकले लावा की जो चट्टानें हैं उनकी उम्र पता करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला रूबिडियम स्ट्रांसियम विधि। तो रूबिडियम 87 प्रकृति से मिलने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है। विखंडन के बाद यह स्ट्रांसियम का निर्माण करता है। इसका अर्ध जीवन काल 49 अरब वर्ष है। कितनी बार हम मरेंगे, जीवित होंगे, पता नहीं। लंबे अर्ध जीवन काल के कारण इस विधि का उपयोग बहुत प्राचीन चट्टानों के काल निर्धारण हेतु किया जाता है। 1969 में पृथ्वी पर गिरे एलेंडो मीडियोराइट मर्चीसन तथा कुछ ही वर्षों में 1996 में मंगल से आए उल्कापिंड की उम्र का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही पुरानी चट्टानें हैं जो इसका अर्ध जीवन काल 49 अरब वर्ष है। तो जो बहुत ही पुरानी चट्टानें हैं जिनमें रूबिडियम स्ट्रांसियम में बदल रहा है, उनकी आयु का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि उल्कापिंड यहाँ पे गिरता है, मीडियोराइट गिरता है यहाँ पे, तो उसकी आयु हम पता लगाते हैं कि कितना पुराना होगा। ठीक है, अगला है लेड विधि। लेड का मतलब होता है सीसा। कुछ आग्नेय चट्टानों या शैलों में लेड सीसे को अस्थायी आइसोटोप Pb206 पाया जाता है। इस विधि का सिद्धांत यह है कि मूल मात्रा का आधा यूरेनियम U238 लेड में बदल जाता है। यानी यूरेनियम जो है वो किस में बदलता है, लास्ट में यूरेनियम बदलता है सीसे में। तो यहाँ पे बदलाव की इस प्रक्रिया में 447 करोड़ वर्ष लगते हैं। यदि माना जाए कि हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है तो 4 अरब 37 करोड़ वर्ष बाद वह आधा रह जाएगा और आधा क्या बन जाएगा, लेड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जीवाश्म में उपस्थित यूरेनियम और लेड की मात्रा का अनुपात ज्ञात कर उसकी आयु पता लगाई जा सकती है। किसी भी जीवाश्म फॉसिल में हम ये देख लें कि 50% यूरेनियम है और 50% लेड है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये 447 करोड़ वर्ष पुरानी है, क्योंकि आधा यूरेनियम को डिक्लाइन होने में कितना समय लगेगा, 447 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो ये आपका छूटा हुआ भाग था कल का। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है। इतिहास का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है। ये ग्रीक भाषा याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से हिस्टोरिया बना है। पूरे चैप्टर की समरी, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया, कल से दूसरा चैप्टर शुरू होगा, जिसका अर्थ है सत्य का अन्वेषण। हिस्टोरिया का अर्थ क्या है, सत्य का अन्वेषण। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। हेनरी जॉनसन ने क्या कहा, भूतकालीन घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य लिया जाता है। सब आप पढ़ चुके हैं। काल निर्धारण की विधियां आपको बताया गया है कि सापेक्ष और निरपेक्ष 2 विधियां हैं, और इसमें जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको बताया गया है कि इनका एक अर्ध जीवन काल होता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इतिहास के क्षेत्र, तो प्राचीन इतिहास आपको बताया गया था, मध्यकालीन इतिहास बताया गया था, आधुनिक इतिहास बताया गया था, और विश्व का इतिहास, सामाजिक इतिहास, सब आपको बताया जा चुका है। इतिहास का महत्व क्या है, तो इतिहास का महत्व छात्रों के जीवन में इतिहास की महत्ता को बताया जाता है, और इस इतिहास को जानने के बाद छात्र इस चीज़ के लायक हो जाते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं, किन घटनाओं से हमें क्या सीखने को मिला है, और उस तरह की घटना हम अपने जीवन में न घटित होने दें। वैदिक साहित्य आप जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। इनके बारे में आगे भी अभी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात की जाए तो इसमें कुछ हमारे धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये सब है। और कुछ जो है नॉन धार्मिक हैं, अधार्मिक है, जैसे अर्थशास्त्र है, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, तमिल ग्रंथ, ये। ठीक है, दीपवंश, महावंश, ये आप जानते हैं, ये बौद्ध जैन से संबंधित हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात की गई है। इसमें यूनान, रोम के लेखक आए, चीन के लेखक आए, ठीक है, मुसलमान लेखक, तिब्बत लेखक, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आपको बताया गया था, अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली, स्मारक मिले हैं। सापेक्ष काल निर्धारण विधियों में आपको बताया गया था कि इसमें स्तरीकरण के बारे में पता चलता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसके बारे में पता चलता है। इसमें आपकी प्रारूप विधि, पराग परीक्षण विधि, फौना विधि, फ्लोरा विधि, जीवाश्म विधि और फ्लोरीन विधि, ये सब क्या है, सापेक्ष काल निर्धारण। और निरपेक्ष काल निर्धारण में क्या है, तो निरपेक्ष काल निर्धारण में रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा, जैसे कि कार्बन 14, पोटेशियम आर्गन विधि, रूबिडियम स्ट्रांसियम विधि या लेड विधि द्वारा किसी भी चट्टान का, किसी भी जीवाश्म का एग्जैक्ट ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ये आपकी विधियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने किए थे, इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी हैं,
उनको भी देख लिए। आग्नेय चट्टानों में कौन सा आइसोटोप पाया जाता है, तो ये पुरातत्विक स्रोत का नाम बताइए। हर्षचरित्र की रचना किसने की, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिक उत्तरी प्रश्न जिनका आंसर 2-3 लाइन में देना होता है आप आराम से यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को आप देखिएगा और देखने के बाद इनका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई मैथ तो है नहीं कि इनको मैं सॉल्व कराऊँ। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव आपको पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। जो आपके ये वाले प्रश्न हैं, ये इन प्रश्नों का जवाब 2 से 3 लाइन में देना है, और जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है इनका जवाब 6 से 7 लाइन में देना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इनका जवाब दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये रिवीजन क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको अगर आप करेंगे तो आपके इम्प्रूवमेंट होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। इतिहास में थोड़ा सा आज जो रिवीजन क्लास कराया गया उसमें हमने एक टॉपिक भी कवर कर लिया, जबकि आगे से जो भी रिवीजन क्लास होगा उसमें कोशिश की जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।